जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू आईएमएस डिस्कशन फोरम। आई होप यू ऑल आर फाइन। आप लोग सब ठीक होंगे। तो किसी डिले के बगैर स्टार्ट करते हैं हम इंशाल्लाह। तो काइंडली जो प्रेजेंटर्स हैं वो अपने हैंड रेज कर लें। जितने भी आ गए हैं अभी तक, सिर्फ प्रेजेंटर्स जो हैं काइंडली सिर्फ वो अपने हैंड रेज करें फिलहाल। वी हैव अब्दुल मुकीत है। जी अब्दुल जी मुकीत, आई एम हियर। आपको आवाज़ जी आपको स्क्रीन शेयरिंग चाहिए होगी या नहीं? मुझे मेरा है इधर कैप्टन मौजूद है, 7 160 वो स्क्रीन शेयर करेंगे। ओके। सी वन साहब काइंडली आप सिक्सटी अपना हैंड रेज कर लें। जी C 160 साहब। ओके। Amna, can you make him a co-host C160 को साथ को, so he can present? स्क्रीन शेयर कर लें। C160 को काइंडली कर दें, को-होस्ट बना दें। उन्होंने स्क्रीन शेयर करनी है। C160 को ओके ओके गॉट इट। मैं 60 समझा। यस प्लीज शेयर द स्क्रीन। जी अब्दुल स्क्रीन मुकीत, विजिबल है यू सबको? कैन कंटिन्यू। जी जी शो हो रही है। जी एवरीवन, माय नेम इज अब्दुल मुकी। द टॉपिक जिसमें हमें प्रेजेंट करना है वो इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर है। क्वेश्चन पे इज एन इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर गोइंग ऑन नाउ। हमारे को अपने डिसाइड किया जिस तरह क्वेश्चन टास्क इस कैटेगरी में पूछे गए हम उसी तरह प्रेजेंट करेंगे। सादे नेक्स्ट स्लाइड करेंगे। स्टार्टिंग ऑफ पूछा गया था व्हाट इज द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट बेसिकली एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया होता है। मैं आपसे कहता हूँ कि एक इंसान रोड से गुजर रहा है और उसके राइट साइड पे एक बिल्डिंग्स हैं और लेफ्ट साइड पे ट्रीज हैं। ठीक है। अब जो लोग सुन रहे हैं उन्होंने अपने जहन में ना खुद ही एक एब्स्ट्रैक्ट इमेज बना ली होगी। हालांकि मैंने किसी को ये नहीं बताया कि जो राइट साइड पे बिल्डिंग्स हैं वो कौन सी हैं, वो अपार्टमेंट बिल्डिंग्स हैं, वो घर हैं, या वो स्काई स्क्रेपर्स हैं। और जो लेफ्ट साइड पे ट्रीज हैं क्या वो बड़े ट्रीज हैं, छोटे ट्रीज हैं, क्या वो ग्रीन है, ब्राउन है। लेकिन जब मैंने स्टेटमेंट दी थी शुरू में तो हर बंदे ने अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बना लिया था। सेकेंड पार्ट इज व्हाट इज आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी होते हैं एक सेट ऑफ बिलीफ्स होते हैं। एक पर्सन के जो सराउंडिंग्स में जो कुछ होता है उस पर वो जो बिलीफ बनाता है उसके बेस पर आइडियोलॉजी है। एग्जाम्पल है कि ख्वाजा आजम ने एक आइडियोलॉजी प्रेजेंट की थी कि मुसलमान और हिंदू दो अलग कौमें हैं। ठीक है ना, इनके नजरियात, इनके रहन सहन, ये दोनों फर्क हैं। तो वो आइडियोलॉजी थी। अब उस आइडियोलॉजी पे जब लोगों ने काम किया और पाकिस्तान के लिए मेहनत की तो वो एक मूवमेंट बनी। तो व्हाट इज मूवमेंट? पीपल गैदरिंग ऑन एन आइडियोलॉजी बिकम्स अ मूवमेंट। साथ में नेक्स्ट स्लाइड। अब जो हमारे पास प्रश्न था कि इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर रियली गोइंग ऑन, तो जो एक दो प्रेजेंट केस स्टडीज हैं वो मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूंगा। एक कंपनी है बाइट डांस। बेसिकली 2013 में एक वाइन नाम की कंपनी से वाइन नाम की एक ऐप आई थी जिसमें आप 6 सेकंड वीडियो बना सकते थे। फिर नेक्स्ट ईयर एक म्यूजिकली ऐप आ गई जिसमें आप 50 to 30 सेकंड्स की वीडियो बना सकते थे जस्ट टू गेन पॉपुलैरिटी एंड फेम। फिर क्या हुआ, बाइट डांस एक कंपनी बनी जिसने 2017 में म्यूजिकली को एक्वायर किया $800 मिलियन और एक उन्होंने बड़ा प्लेटफॉर्म बना दिया टिकटॉक का। अब टिकटॉक के अंदर जो मेजर मसला आ रहा है वो बेसिकली मसला आ रहा है जो कि यूएस ने आइडेंटिफाई किया कि उनकी सिक्योरिटी ब्रीच का इशू आ रहा है। उनकी माइंड मैनिपुलेशन हो रही है यूएस सिटीजन्स की, और उनके पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक हो रही है। तो यूएस ने कहा कि हम दो एक्ट पास करेंगे, एक डाटा एक्ट, एक रिस्ट्रिक्ट एक्ट। डाटा एक्ट बेसिकली क्या करेगा, वो ये करेगा कि जो लोग, रिस्ट्रिक्ट एक्ट बेसिकली क्या करेगा, जो गवर्नमेंट लेवल के एम्प्लॉयज हैं जो कि स्टेट में काम कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट या पेंटागन में जितने काम कर रहे हैं, वो टिकटॉक को एक्सेस कर ही नहीं सकेगी। क्योंकि वो फेयर कहते हैं कि जो टिकटॉक है बेसिकली वो आपके मोबाइल से डाटा को एक्सट्रैक्ट करती है और वो जो चाइनीज है उनको वो भेजती है। अब उन्होंने ये हरकत क्यों की, उनको पता चला जब उन्होंने 2023 में केस स्टडी स्टैट्स देखे। उन्होंने देखा कि जो यूएस के अडल्ट हैं 18 प्लस और 18, दे यूएस टॉप पे आता है टिकटॉक यूजर्स कंज्यूम करने में। 113 मिलियन पीपल आर कंज्यूमिंग टिकटॉक। दूसरे नंबर पे आपके साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज आते हैं और थर्ड नंबर पे आपकी यूरोपियन यूनियन आती है। उन्होंने कहा कि फॉर एग्जाम्पल एक वेंसडे सीजन था, उस सीजन में एक सॉन्ग था ब्लड मैरी, उस पे एक लड़की ने डांस किया था। उन्होंने देखा कि विदिन डेज उन्होंने वो एक मूवमेंट चलाई
उस मूवमेंट को कैसे क्रॉस द ग्लोब हर कंट्री में से हर लोगों ने, हर एक्टर ने, ना कि वो डांस के बल्कि द वे उस लड़की ने सेम चीजें करती 18 सेकंड्स लोगों ने वो जब वो देखी कि वो सारी सेम चीजें कितनी तेज हो अब्दुल मुकीत, आपकी तो आवाज में डिस्टॉर्शन आ रही है, माइक अपना क्लियर करें। आइडेंटिफाई किया कि यार एक मूवमेंट को जब लाना होगा टिकटॉक के जरिए तो विद इन है वो कितनी जल्द अब मेरी बात ठीक आ रही है? जी आवाज मेरी अब बात ठीक आ बेहतर कट रही है। है? रही है, आवाज नेटवर्क थोड़ा सा अपना देखें, सिग्नल शायद इशू हो रहा सॉरी, अब बेहतर हुई है आवाज मेरी? है। हाँ, अब ठीक है, बेहतर है, प्लीज कंटिन्यू। अच्छा, सामने नेक्स्ट स्लाइड करेगा। अच्छा, अब जो वॉर हो रही है वो जो सिक्स जनरेशन वॉर हो रही है बेसिकली सारी न्यूरो साइंस पे हो रही है वॉर। अब एक कंपनी है हैंगजो एंथर इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, वो बेसिकली वर्चुअल रियलिटी सिस्टम्स बनाती है और वो हेडफोन्स बनाती है। उन कंपनी ने क्या किया कि एवरी टाइम यू पुट अ वर्चुअल रियलिटी सिस्टम, वो आपके आइरिस को थ्रू स्कैन करती है और आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज पे वो डेटा रिकॉर्ड करती है। उस कंपनी का मकसद क्या है, जो कि पब्लिक लिबरेशन आर्मी, चाइना की आर्मी है, वो उसको फंड करी। वो चाहती है कि हम हर बंदे को कंट्रोल कर सकें, जिस तरह उनका जो एम क्या है, इन्फ्लुएंस और इवन डोमिनेट द थिंकिंग एबिलिटी एंड जजमेंट ऑफ द ओपोनेंट। अब वो क्या करते हैं, बेसिकली वो करते हैं वो वर्चुअल रियलिटी सिस्टम बना लिए गेम्स के थ्रू। एवरी टाइम यू मेक अ डिसीजन गेम खेलते हुए, वो आपके आइरिस के थ्रू आपको स्कैन करते हैं कि क्या हम इस बंदे क्या सोच के ये डिसीजन इसने की है। इसी तरह एक स्टेट ग्रिड कॉर्पोरेशन है चाइना में जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है। उन्होंने इस कंपनी से कॉन्टेक्ट किया कि हमें ईईजी हेलमेट्स बना के दें। और वो जो हेलमेट्स हैं वो बेसिकली उन्होंने कहा कि हमने ब्रेन वेव एक्टिविटी परफॉर्म करनी है अपने एम्प्लॉयज की। लेकिन पीएलए ने कहा कि नहीं, आपने खाली ये नहीं करना, आपने बेसिकली डीपर इन जाना है कि उनके क्या पर्सनल इश्यूज हैं। फॉर एग्जांपल अगर उनको कुछ स्टिमुलाई देते हैं, कुछ चीज देते हैं, तो उनका ब्रेन किस तरह परफॉर्म करता है। फिर उन्होंने पीएलए ने एक इंस्टीट्यूशन बना दिया, मिलिट्री ब्रेन साइंस इंस्टीट्यूशन। वो बेसिक इंस्टीट्यूशन ये है कि उन्होंने कहा कि हम ऐसी इंफ्रा साउंड्स, अल्ट्रासोनिक साउंड्स, इंफ्रारेड साउंड्स बनाएंगे जिसकी वजह से हम देखना चाहते हैं कि क्या ब्रेन के टिश्यूज अफेक्ट करते हैं। क्या हम ऐसा म्यूजिक, ऐसी म्यूजिक्स बना सकते हैं जिसकी वजह से लोगों की डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी अफेक्ट हो। अब मैं इसकी एग्जांपल ये देता हूँ कि फर्स्ट करें, देखिए बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, ठीक है ना। अब कि जो लोगों ने मार्केटिंग में एमबीए किया था वो उनको तो हायर करती हैं। लेकिन जब उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाते हैं, उस प्रोडक्ट को उन्होंने सेल करना होता है, तो बेसिकली वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि वो साइकेट्रिस्ट को हायर करते हैं। वो कहते हैं यार ये कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट्स को समझो, ये हमने प्रोडक्ट बना लिया है, अब बीच में कुछ ऐसा मार्केटिंग कैंपेन बनाओ कि हम इजीली अपना प्रोडक्ट सेल कर दें। इसी तरह जो आर्मीज हैं बेसिकली अब वो इन्वेस्ट कर रही है न्यूरो साइंस के ऊपर। बीट अमेरिका, जितनी भी सुपर पावर है, यूरोपियन यूनियंस हो गई, ये चाइना हो गई, ये सारी अपनी जो कैपिटल है वो इन्वेस्ट कर रही है कि यार हमने एनिमी को बिहाइंड द लाइन तो जाने, लेकिन बिहाइंड द लाइन जाने से पहले उनके हमने माइंड्स को पूरा चेंज कर देना है। वो क्या टिकटॉक के थ्रू, एक मूवमेंट के थ्रू चेंज करना है, किसी तरह भी चेंज करना है, हमने उनको चेंज करना है। साथ नेक्स्ट स्लाइड। अब ये माइंड शेपिंग इंस्ट्रूमेंट्स में और आते हैं, जैसा अब एक क्वेश्चन है कि हम पूछते हैं कि यार कोई बंदा यूएस से वॉर जीत सकता है, खुदा ना खास्ता अगर होती भी है, तो मोस्टली लोग कहते हैं यार नहीं जीत सकता। उसकी रीजन क्या है कि उन्होंने शुरू से हॉलीवुड मूवीज हमने दिखाया कि जो उनकी मिलिट्री पावर है वो बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। अब एक बच्चा जो 6 7 6 to 7 ईयर्स का होता है, वो जब बड़ा होता है वो बैटमैन देखता है, वो सुपरमैन देखता है, वो डिफरेंट डिफरेंट मार्वल की फ्रेंचाइजीज हैं जितनी भी हैं, वो सब देखते हैं। उन सब में सब चीज कॉमन क्या होती है, पीछे एक मिलिट्री, यूएस की मिलिट्री होती है। उनके पास इतने स्ट्रांग वेपन्स होते हैं, उनके पास इतनी प्रिसीजन, इतनी स्टेल्थ होती है कि वो हर चीज को कुछ ना कुछ आइडेंटिफाई कर सकते हैं उतने। अब वो अपनी मूवीज पे अपनी पूरी वेपन्स को शो आउट करते हैं, जो उनके पास वेपन्स हैं, जो उनके पास एयरप्लेन्स हैं, जिस तरह वो अटैक करते हैं, जो उनकी कोऑर्डिनेशन है, एवरीथिंग वो ले डाउन करते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए इसी तरह जो पहले मूवीज में होता था, अब मूवीज में ये होता है कि जो विलन्स है उनको प्रमोट किया जाता है, ठीक है। किस तरह प्रमोट किया जाता है, पहले तो होता था हीरो है, ठीक है, उसने सारा काम किया और मूवी एंड हो गई। अब वो ये बताते हैं कि यार ये जो विलन है, ठीक है ना, इसके पीछे पूरी एक स्टोरी है, ठीक है, वो क्यों ये हुआ। दे आर नाउ प्रमोटिंग द बैड गाय, कि लोग एक्सेप्ट करें कि जो एक बंदा जो कि बुराई कर रहा है,
ठीक है ना, उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर उसके लिए मौजूद हो लोगों के दिलों में। अगेन अब गेम्स जिस तरह डिफरेंट ब्रांड्स हैं वो भी इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर में इस तरह आ रहे हैं कि वो एलजीबीटीक्यू को प्रमोट कर रहे हैं। अब मैं उन ब्रांड्स की बात कर रहा हूँ, वो ब्रांड जो कि एक वांट है लोगों की, ठीक है ना, जो लोग चाहते हैं कि स्टेटस को या स्टेटस सिंबल के लिए मैंने ये ब्रांड अचीव करना है। उन ब्रांडों ने अपनी लाइंस निकाल दी हुई है बाकायदा तौर पे, जो कि इस चीज़ों को प्रमोट कर रही है, जिस तरह डॉल्चे एंड गबाना है, लुई वुइटन है, कैल्विन क्लाइन है। ठीक है। अब क्या करते हैं कि हम सारे सीजन्स तो देखते हैं। अब सीजन्स के अंदर एक मेन कैरेक्टर भी होता है। ठीक है। अब जब आप मेन कैरेक्टर आपके दिल पे उतर जाता है एंड व्हेन यू रिसर्च, वो आपको टर्न आउट करता है कि यार वो तो इस कम्युनिटी से बिलोंग करता है। ठीक है। आप इंस्टाग्राम पर जाते हो, भी आप इंस्टाग्राम खोल के देखिए कि इन ब्रांड्स की बकायदा लाइन है, और वो उन मॉडल्स को हायर कर रहे हैं जो कि टॉप के हैं और जो कि इन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। अब ये जिस डॉल्चे गमाना वो ब्रांड है, वो कहता है कि विद एवरी परचेज यू मेक, हम कुछ पैसे उस कम्युनिटी को देंगे सपोर्ट करने के लिए। ठीक है। अब एक पर्सनल एक्सपीरियंस ये था कि जो जिस तरह स्कूल एजुकेटिंग अबाउट LGBTQ, मेरा एक दोस्त है, ही लिव्स इन UK, तो उसकी बेटी है 13-14 साल की। तो वो क्वेश्चन आस्क किया टीचर ने कि आपको कौन सा जेंडर ज्यादा पसंद है, उसने वैसे कह दिया कि जी मुझे लड़कियां ज्यादा पसंद है। स्कूल के एवरी 1 आवर बाद उसको बिठाया जाता था और उसको एजुकेट करने लगे वो टीचर कि हाँ भाई तुम्हें अगर पसंद है तो तुमने यूं यूं रहना है। वन फाइन डे वो लड़की वापस घर नहीं आई, तो जब उन्होंने गए उन्होंने रिपोर्ट किया तो उन्होंने देखा कि उस लड़की को उन्होंने नए लेस्बियन मॉम एंड डैड दे दिए गए हैं और उनको एक नई पूरी कम्युनिटी दे दी गई है। तो मतलब कि आप ये देखिए इंटरनेशनल वॉरफेयर में जो ब्रांड्स कर रहे हैं वो भी उस चीज को प्रमोट कर रहे हैं। जो सीजन्स में जो हॉलीवुड में हम हीरोज देख रहे हैं वो भी उस चीज को प्रमोट कर रहे हैं। इवन के स्कूल्स में अब लोअर लेवल में आके भी ये चीजें प्रमोट हो रही है। इसकी अगर सोल्यूशन की बात करें, सोल्यूशन इसमें बड़े सिंपल है। जिसका पहला सोल्यूशन तो ये है कि पहले अवेयरनेस क्रिएट किए जाए, जिससे ये प्लेटफॉर्म हम अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं ताकि लोग रिकग्नाइज कर सकें कि प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है सोसाइटी में। रिकग्निशन, अवेयरनेस के बाद रिकग्निशन एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। फिर इसका जो स्टेप है वो ये आता है कि आपने एजुकेशन देनी है उन प्लेटफॉर्म्स पे कि जिसपे ज्यादा इफेक्ट है। फॉर एग्जांपल यूएसए ने, इवन दो यूएसए नोज कि जो टिकटॉक को हम बैन कर रहे हैं वो एक बहुत स्मॉल स्टेप है, देयर आर ऑल अदर एप्स, देयर आर बहुत बड़ी चीजें हैं, लेकिन स्टिल दे आर टेकिंग दैट स्टेप ऑन अ गवर्नमेंट लेवल। जब तक हम गवर्नमेंट लेवल में आके ये चीज़ों को एजुकेट नहीं करेंगे, इन चीज़ों पे बैन नहीं लगाएंगे, तब तक हमारी सोसाइटी इस पे बहुत इसका बहुत डेंजर पोज करती है। दैट इज फ्रॉम माय साइड। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो मोर देन वेलकम। ठीक है अब्दुल मजीद, थैंक यू फॉर योर प्रेजेंटेशन। बड़ी आपने यूनिक और एक डिफरेंट एंगल से प्रेजेंट किया, सो इट वाज न्यू फॉर द पीपल एंड मी टू। सो काइंडली आप लोगों में से जिनके किसी के क्वेश्चंस हैं वो काइंडली अपने हैंड रेज कर लें एंड एक एक करके हम फिर इंशाल्लाह अनम्यूट करते हैं। जी। ओके, साइम सिद्दीकी। आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? अस्सलाम वालेकुम। जी 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 साइम, वेलकम। क्वेश्चन। जी, सवाल मेरा ये है कि आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, थैंक यू। सवाल मेरा यही है कि आपने जैसे बताया कि किस तरीके से जो है वो माइंड चेंज करने के लिए डिफरेंट टैक्टिक्स अपनाई जाती हैं और आइडियोलॉजिकल एक समझें लोगों को जो है वो की जाती है, लेकिन अगर हम देखें हिस्टोरिकली तो ये कोई न्यू ऐसा फिनोमेना तो नहीं है। अगर हम देखें तो फ्रॉम सेंचुरीज ये जो है वो आइडियोलॉजीज का जो है वो हमेशा आपस में जंग रही है। जैसे कि मुझे अगर मैं देखूं तो ड्यूरिंग द प्रोफेटिक एरा के अंदर भी, हुजूर के ज़माने के भी अंदर भी जो आपको नजर आता है कि रोमन टैक्टिक्स अपनाते हैं ऑडियंस को जो है वो करने की, या फिर वो भी जो है वो कोई किसी ना किसी तरीके से जो है वो जैसे अरब जो है वो शायरी के जरिए जो है वो कोई वो करते थे, तो आज मॉडर्न एरा के अंदर जो है वो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के जरिए और न्यूरो साइंस के जरिए आप बता रहे हैं कि ये होती है। तो अब सवाल ये है कि हम लोग जो है वो सिर्फ अवेयरनेस, क्योंकि अवेयरनेस से तो सही है कि लोग पता चल जाएगा कि एक इंटेलेक्चुअल वो है वॉरफेयर चल रही है, लेकिन अवेयरनेस से हम इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर जीत सकते हैं, ये मेरा सवाल है।
देखिए बेसिकली अवेयरनेस से तो वॉरफेयर नहीं जीता जाता। अवेयरनेस से तो अभी तो ये है ना, देखिए कितने ऐसे मीडियम्स हैं जिसके थ्रू हमें बॉम्बार्डमेंट हो रही है इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर हमारी की। पर्सनल इंफॉर्मेशन भी ले लेते सॉरी, मुझे आवाज नहीं आ रही, किसने कुछ बोला? आप कंटिन्यू करें। अच्छा, मैं देखिए ना, अब कितने मीडियम्स हैं जिसमें तो पहले हमें बॉम्बार्डमेंट हो रही है, हमें पता भी नहीं। ठीक है ना, ब्रांड्स हैं, ठीक है, मूवीज हैं, ठीक है, सीजन्स हैं, ठीक है, एजुकेशन है, ठीक है। अब ये देखिए कितनी मीडियम से हमें बॉम्बार्डमेंट हो रही है। जब तक अभी हमें अवेयरनेस नहीं होगी कि यार देखिए एक मैसेज आ रहा है, मैसेज के अंदर सर्टन क्यूज हैं, उस क्यूज को हमने आइडेंटिफाई करना है, उसके लिए हमने अवेयरनेस देनी है। ठीक है, फिर आपने रिकग्नाइज कर लिया, अच्छा यार ये प्रॉब्लम है, फिर देखिए बात आती है एक्शन की। एक्शन क्या किया जाए? एक्शन में आप क्या क्या कर सकते हैं? आप लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, लोगों को गवर्नमेंट लेवल में जाके इन चीजों पे बैन लगा सकते हैं कि यार लोग इस चीज पे ना जाएं। जिसमें यूएसए कह रहा है कि यार मुझे पता है कि मेरी पॉपुलेशन ओवर द टाइम उनका माइंड मैनिपुलेशन हो जाएगा या उनके पर्सनल डाटा लीक हो जाएगा, तो मैं आज ही ये 2 एक्ट पास करता हूँ बाइडेन से कह के, और मैं इस चीज को स्टॉप लगा देता हूँ। फिर मैं लोगों की तरफ आता हूँ। इसी तरह जो हमारे तभी मैंने गवर्नमेंट लेवल जब तक इस चीज में नहीं ना आता और इस चीज को टेक अप नहीं करता, तब तक हमारे लिए बड़ी मुश्किल है। हम ऐसे प्लेटफॉर्म्स बना सकते हैं जिसमें हम ये लोगों को ये चीजें बताएं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो पे आके ये सुनते हैं इन चीजों को। जब तक गवर्नमेंट लेवल पे हम जाके ये चीजों पे इम्पोज नहीं करेंगे, जब तक गवर्नमेंट लेवल पे जाके एजुकेशन सिस्टम हम बेहतर नहीं करेंगे, जब तक हम लोगों को नहीं बताएंगे, तब तक हमारे लिए बड़ी मुश्किल। के बाद आती है कंटेंट क्रिएशन। आप ऐसा कंटेंट बनाने लग जाए, आप यही प्लेटफॉर्म यूज कॉन्ट्रडिक्ट करें, जो कि लोगों को क्वेश्चन करना सिखाए कि हाँ भाई ये जो चीज मैं देख रहा हूँ क्या वो मैं सही देख रहा हूँ या नहीं देख रहा हूँ। हम वो वाला प्लेटफॉर्म भी यूज कर सकती हैं। अगेन उस लेवल का कंटेंट बनाने के लिए हमें अगेन एजुकेशन की ही जरूरत है। ठीक है अब्दुल मजीद, थैंक यू। हम्म। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम। नासिर खान, आपको अनम्यूट किया मैंने। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन के स्टार्ट में एक एग्जांपल दी थी बिल्डिंग्स और ट्रीज की, तो वो फिर अचानक से वो शिफ्ट होगा किसी और चीज़ पे, तो वो एग्जांपल किस चीज़ के लिए दी थी? वो मैंने बेसिकली समझाया था कि कॉन्सेप्ट क्या होता है। मैंने आपको कहा था कि आप imagine करो कि आप रोड पे जा रहे हो और आपके लेफ्ट साइड पे बिल्डिंग्स हैं, और आप एक रोड पे जा रहे हो, मेरे लेफ्ट साइड पे बिल्डिंग है और मेरे राइट साइड पे ट्रीज है। ठीक है, आपके दिमाग में एक पिक्चर बन गई। हालांकि मैंने आपको यही नहीं कहा कि जो आपके लेफ्ट साइड पे है वो कोई हाउसेज हैं, या वो कोई रेस्टोरेंट्स हैं, या वो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं। अच्छा, मैं ये बता रहा था, कॉन्सेप्ट का बता रहा था कि वो कॉन्सेप्ट मैंने डिफाइन किया था कि कॉन्सेप्ट होता है बेसिकली एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। आपके दिमाग में सर्टन एकदम से आइडिया आ जाना, उसको कॉन्सेप्ट कहते हैं। उसकी मैंने एग्जांपल ये दी थी कि एक बंदा जो जा रहा है रोड पे, वो उसके लेफ्ट साइड पे बिल्डिंग्स और राइट साइड पे ट्रीज हैं। फौरन आपके दिमाग में एक इमेज आई होगी कि यार मैं जा रहा हूँ, मेरे लेफ्ट साइड पे बिल्डिंग्स और राइट साइड पे ट्रीज, आपके दिमाग ने एकदम से परसीव किए। तो मैंने हालांकि ये नहीं बताया कि जो मेरे लेफ्ट साइड पे जो बिल्डिंग्स हैं वो स्कूल्स हैं या वो हाउसेज हैं या वो रेस्टोरेंट्स हैं या वो ऑफिस बिल्डिंग्स हैं। मैंने वो कोई चीज मुजीद, डिफाइन आपकी नहीं किया, आवाज मैंने भी है कट रही है, या और वो बड़े एक या छोटे एक हैं, तो वो चीज जो आप पहले। करें, सॉरी आपकी आवाज भी कट रही है, और दूसरी चीज आप ये स्क्रीन अपनी ऑफ करें जरा। अ, मैं एनोटेशन भी बंद कर दूं। ये सारी स्क्रीन ऑफ कर देगा। हो गई है। और दूसरी चीज, अब आवाज थोड़ी सी अपनी जो है ना देखें, कि नेटवर्क का इशू काफी आ रहा है। सॉरी, मैं तो बेहतर करने की कोशिश करता हूँ। बेहतर हुई है? एम आई ऑडिबल? यस यस, यू आर नाउ। अच्छा, बेसिकली मैंने वो कॉन्सेप्ट डिफाइन किया था पहले, उसी को मैं दोबारा डिफाइन करता हूँ। कॉन्सेप्ट एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया होता है, फॉरन जो आपके दिमाग में इमेज आ जाए उसको कॉन्सेप्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं जा रहा हूँ और एक सड़क पे जा रहा हूँ, मेरे लेफ्ट साइड पे बिल्डिंग्स है, राइट साइड पे ट्रीज हैं। तो वो जो इनिशियल आपके दिमाग में पिक्चर आई है ना, वो आइडिया, वो कॉन्सेप्ट होता है। हालांकि मैं डिफाइन नहीं कर रहा कि बिल्डिंग्स की कैटेगरीज क्या है, मैं डिफाइन नहीं कर रहा कि ट्रीज की कैटेगरीज क्या है, ट्रीज कौन सी नस्ल के हैं, लेकिन जो पहली पिक्चर आई है ना आपके दिमाग में कि मैं जा रहा हूँ, मेरे लेफ्ट साइड पे बिल्डिंग है, राइट साइड पे ट्रीज है, वो एक कॉन्सेप्ट है, वो एक एग्जाम्पल थी जो मैंने आपको दी थी। ओके, ठीक है अब्दुल मजीद। ओके नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट प्रेजेंटेशन। जी,
नेक्स्ट आई थिंक उसामा धरीवाल, काइंडली आप अनम्यूट हो गए। आवाज आ रही है आपको उसामा मेरी? को मैंने अनम्यूट किया। आई थिंक उनका नेटवर्क इश्यू है, तो तब तक हम बसीरत से ले लेते हैं। बसीरत, कैन यू हियर मी? आपको आवाज आ रही है मेरी? ये अनम्यूट भी नहीं हो रहा है ना। हाँ, मैंने बसीरत, अनम्यूट किया है। बसीरत, आपको कैन यू हियर मी? आवाज आ रही है आपको? अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम। जी, आपको हेलो। स्क्रीन शेयरिंग के ऑप्शन चाहिए? जी जी, आवाज आ रही है आप? आपको स्क्रीन शेयरिंग चाहिए या आप ऐसे प्रेजेंट करेंगी? जस्ट अ मिनट, लेट मी। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करना चाह रहा हूँ। यस यू आर द को ओके। होस्ट नाउ, प्लीज शेयर। अस्सलाम वालेकुम। जी, तो जैसे कि इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर का टॉपिक चल रहा है, तो मैं इसका मैंने ये सवाल लिया है कि व्हाट इज एट स्टेक इफ वी डोंट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर। तो तीन चीज़ें हैं जिसको मैं डिस्कस करना चाहूँगी। एक तो मुस्लिम आइडेंटिटी, और फिर जो नेक्स्ट जनरेशन्स में जो इश्यूज आएंगे, और उसके बाद जो हमारी आफ्टर लाइफ पे जो असर पड़ता है वो। तो सबसे पहले हम चलते हैं मुस्लिम आइडेंटिटी पे। तो मुस्लिम आइडेंटिटी को क्यों हम डिस्कस करेंगे, क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कोई भी जो फॉलोअर होता है ना किसी भी रिलीजन का, वो उसका उस रिलीजन का रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसका ब्रांड एम्बेसडर होता है। तो चूंकि हम मुसलमान इस्लाम के फॉलोअर हैं, तो हम जो कुछ भी करते हैं वो दुनिया समझती है कि इस्लाम यही है। तो इसलिए मुस्लिम आइडेंटिटी का जो है वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अब मुस्लिम आइडेंटिटी को मज़ीद आगे 3 लेवल पे डिस्कस करूँगी। एक है इंडिविजुअल लेवल, नेशनल लेवल और फिर ग्लोबल लेवल। इंडिविजुअल लेवल जो है वो उसमें एक इंडिविजुअल किस तरह से दीन को लेता है, इस्लाम को किस तरह से लेता है, उसका लाइफस्टाइल किस तरह से वो इस्लाम के मुताबिक उसको चेंज करता है, तो इसमें वो चीज़ आ जाती है। और नेशनल लेवल पे जो है वो एक पूरे मुल्क का जो सिस्टम जो चलता है वो आ जाता है। और ग्लोबल लेवल में पूरी उम्मत आ जाती है, उम्मत मुस्लिमा, वो किस तरह से जो है वो उसके अंदर जो इत्तेहाद है और जो वो दूसरी कौमों के साथ किस तरह से एक्ट करती है, वो चीज़ आ जाती है। तो पहले हम इंडिविजुअल लेवल को डिस्कस करेंगे। तो इंडिविजुअल जो है, एक इंडिविजुअल की सोच जो है उसके बारे में पहले बात करना चाहूँगी। तो यहाँ पे एक शेर है, जब सोच बदल जाए जीने के अंदाज बदल जाते हैं, फिर नए शौक जन्म लेते हैं, पुराने मायार बदल जाते हैं। तो जो सोच है ना, उस पर सब कुछ डिपेंड कर रहा होता है। आपका लाइफ स्टाइल, आपके आपके शौक, आपके इंटरेस्ट, आपके स्टैंडर्ड, सारी चीज़ें जो है वो आपकी सोच पर डिपेंड कर रही होती है। अब जो सोच है वो किस तरह से फॉर्म होती है कि आप एक बच्चा जब पैदा होता है उसके बाद वो अपने इर्द गिर्द से सीखता है, मुख्तलिफ सोर्सेज ऑफ नॉलेज हैं। वो सोसाइटी से सीखता है, वो रिलीजन से सीखता है, सेट ऑफ बिलीफ से, फिर वो किताबों से सीखता है, वो अपने इर्द गिर्द अपने एक्सपीरियंस से सीखता है, हिस्ट्री से सीखता है, रीजनिंग से सीखता है, फिर फीलिंग से, इमोशन से। ये डिफरेंट सोर्सेज ऑफ नॉलेज हैं। इसमें दो अहम फैक्टर्स हैं, उसको मैं डिस्कस करूंगी, सोसाइटी को और रिवील्ड नॉलेज को, जो जिसमें मुझे लगता है कि खराबी आई है, जिसकी वजह से ये सारा मुस्लिम आइडेंटिटी जो है वो क्रैश हो रही है। तो इसमें जो जो फैक्टर्स हैं, सोसाइटी और रिवील्ड नॉलेज, इसको बारी बारी करके मैं डिस्कस करूंगी। रिवील्ड नॉलेज जो है वो जो कि हम तक कुरान पहुंचा है, और जो कुरान है वो उसमें तो ज़ाहिर है उसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ताला ने लिया है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो लेकिन इसमें ऐसा हुआ है हमारे मुझे ऐसा लगता है कि उलमा इकराम से ये मिस्टेक हुई है, ये गलती हुई है कि उन्होंने जो असल इस्लाम जो है वो रिप्रेजेंट नहीं किया, जिसकी वजह से कुछ आइडियोलॉजिकल गैप आ गए और लोगों ने गलत किस्म की डेफिनेशंस लेना शुरू कर दी हैं। अब इसमें एक तो ये है कि इस्लाम एक आउटडेटेड रिलीजन है, उसको मॉडर्न एज में प्रैक्टिस नहीं किया जा सकता। फिर एक आ जाती है बात कि सहाबा जो है वो स्टेटस में इतने हायर हैं कि हम उनके मर्तबे को पहुंच नहीं सकते,
तो इस बात को एक वो बना के ना हमने कि हम चूंकि उनके लेवल को नहीं पहुंच सकते, तो हम वो उस तरह की कोशिश भी नहीं कर सकते, और इसको हम ना जस्टिफिकेशन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, और हम जो बड़ी बेसिक लेवल की कोशिश होती है हम वो भी नहीं करते। फिर इसी वजह से फिर हम कुरान को जो है वो बजाय प्रैक्टिस करने के हम उससे जो है वो कॉन्सेप्ट निकालते हैं, बरक़ात के, वज़ाइफ के, हम उसको सवाब की नीयत से पढ़ते हैं, लेकिन हम उसको प्रैक्टिस नहीं करते। और फिर हम अपनी ख्वाहिशों को जस्टिफाई करने के लिए उससे 22 मीनिंग्स निकालते हैं, हम हराम को हलाल करते हैं, ऐसे-ऐसे इस्तिदलाल और ऐसे-ऐसे वो तावीलें करते हैं उस आयत की। तो ये सारा मसला जो है वो कुरान की सही इंटरप्रिटेशन ना होने की वजह से, उसकी सही रिप्रेजेंटेशन जो कि उलमाए किराम को करनी चाहिए थी, उसकी वो ना होने की वजह से जो है ये सब कुछ हो रहा है। जो सोसाइटी है उसमें मैंने सोशल मीडिया और जो हमारे इर्द-गिर्द लोग हैं उन सबको मिला के सोसाइटी का कॉन्सेप्ट दिया है। और उसमें ये तो ख़ैर काफ़ी डिस्कस होता रहा है, लोग कर रहे हैं सोशल मीडिया को डिस्कस, तो रिवील्ड नॉलेज जो है उसको मैं करना चाहूँगी। उसकी वजह से जो है वो हमारा जो एक्चुअल इस्लाम का जो एक्चुअल एसेंस है, जो असल रूह है, वो ख़त्म हो गई है। अब इसमें पहले नंबर पे मैं आ जाती हूँ पर्पस की तरफ। जो ज़िंदगी का मेन मकसद है, हमें वो नहीं क्लियर करके बताया जा रहा कि आप इस दुनिया में आए हो तो कोई मकसद है इस दुनिया में आने का। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह मुमिनून में कि क्या आप ये समझते हो कि आपको बगैर मकसद ही पैदा कर दिया है और आप वापस नहीं आने वाले? इंसान को मुखातिब करते हुए ये बात की गई है। तो इंसान को और अल्लाह ताला ने क्लियर ये बताया है कि आपको यहाँ पे एक टेस्ट के लिए भेजा गया है कि कौन बेहतर अमल करता है, और उसके बाद फिर आपको सज़ा भी दी जाएगी। अब जब हम वो एक्चुअल पर्पस को जब मिस करते हैं ना, तो हमारे अंदर आती है हॉलोनेस, और उस हॉलोनेस की वजह से हमें होता है डिप्रेशन। और जब डिप्रेशन होता है तो फिर हम ऐसी उस डिप्रेशन को दूर करने के लिए हम ऐसी-ऐसी डेफिनेशंस लेके आते हैं कि जो हमें वक़्ती तौर पे तो सुकून देती हैं, वक़्ती तौर पे तो हमें वो एंटरटेन करती हैं, लेकिन जैसे ही वो सेलिब्रेशंस और वो सारी एन्जॉयमेंट, फन ख़त्म होते हैं, तो हमें दोबारा से डिप्रेशन के दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो असल मकसद हमें क्लियर करके नहीं बता रहे, ये जो काम उलमाए किराम का था, वो बात करते हैं फ़िरक़ावारियत पे या शरीयत पे बात करते हैं, लेकिन जो असल रूह है इस्लाम की वो नहीं क्लियर करके कोई बता रहा। एक तो ये बात आ गई, दूसरे नंबर पे आ जाता है कि दूसरे में भी बात यही है कि हमें एक जो अभी प्रेज़ेंट में हम लोग इस दुनिया में मौजूद हैं, वो तो हमारे सामने है। एक पास्ट में जो हम वादा करके आए हैं अल्लाह ताला से, एक कॉन्ट्रैक्ट जो साइन करके आए हैं, उसके बारे में भी हमें नहीं, उस पे ज़ोर नहीं दिया जाता, बताया नहीं जाता कि वहाँ पे कोई वादा करके आए हैं जिसको पूरा करना है हमने यहाँ पे इस दुनिया में। तो वो चूँकि वो एक्चुअल थिंग मिस हो रही है, तो हम फिर अपनी मर्ज़ी से फिर अपनी मर्ज़ी की डेफिनेशंस देते हैं एथिक्स की, और अपनी मर्ज़ी से अमल करते हैं। हमें जो सही लग रहा होता है हम उसी को लेते हैं, हम मोरालिटी से नहीं डेफिनेशंस लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि हम दुनिया को आइडियल अप्रोच से देखते हैं। हम चाहते हैं कि हर चीज़ जो है वो हमारी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। हम सक्सेस को भी इसी तरह से देखते हैं कि अगर हम फाइनेंशियली सक्सेसफुल हैं तो हम सक्सेसफुल हैं। हमारी हमारी ज़िंदगी में अगर कोई दुःख दर्द नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, तो ये एक हैप्पी लाइफ है। तो यही सब कुछ, ये सुकून इसी में ही है। जबकि रियलिटी ये है कि अल्लाह ताला ने सूरह बलद में क्लियरली फरमाया कि बेशक हमने इंसान को बड़ी मुशक्कत में पैदा किया है। तो जैसे अल्लाह ताला कायनात को बनाया अल्लाह ताला ने, तो उसके कुछ उसूल वज़ा किए हैं, और इसी तरह जैसे सूरज जो है वो तलू होता है तो उसने गुरूब भी होना है, इसी तरह अल्लाह ताला ने इंसान के लिए भी कुछ उसूल बना दिए हैं। तो उसके उन असूलों में से एक असूल ये है कि इंसान ने मुशक्कत काटनी ही काटनी है। जब तक वो इस दुनिया में है, उसने ये मुशक्कत उसका मुकद्दर है। अब यहाँ पे जो ये आइडियोलॉजी है, इसको अगर इंसान समझ जाए ना कि आप देखें कोई भी नॉन मुस्लिम है, मुस्लिम है, कोई अमीर है, गरीब है, वो किसी ना किसी तकलीफ का शिकार है। वो चाहे वो फिजिकली हो या इमोशनली हो, किसी भी तरह की, वो किसी ना किसी तकलीफ का शिकार है। तो इस तकलीफ से इंसान नहीं भाग सकता। हम ये बात समझते नहीं है कि ये तकलीफ जो है वो हमारा मुकद्दर है। हम बस वो फिर इसी तकलीफ से भागने के लिए मटेरियल वेलबींग की कोशिश करते हैं, हम मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं, और फिर उसके जब हम कोई चीज़ मिसिंग होती है बीच में से, तो हम अनग्रेटफुल हो जाते हैं। अगर हम एक तो इस कॉन्सेप्ट को ज़हन में रखें कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी मुशक्कत में पैदा किया, और दूसरा ये है कि अल्लाह ताला ने
दुनिया को मोमिन के लिए कैदखाना बनाया है। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को अगर माइंड में रखें तो इसके बावजूद अल्लाह ताला ने कितनी ज़्यादा हमारी राहत के लिए, हमारी आसानी के लिए कितनी चीज़ें हमें इस दुनिया में दी हैं कि हम जिससे अपने आप को हम तस्कीन लेते हैं जिन चीज़ों से। तो अगर हम इस तरह से बैलेंस करें अपने कॉन्सेप्ट्स को, तो हम ग्रेटफुल भी हो जाएंगे, हमें सुकून भी मिलेगा और हम रियलिस्टिक हो जाएंगे। उसके बाद आ जाता है कि हम लोग इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हैं। तो हमेशा से ऐसा हुआ है कि जो डोमिनेटिंग नेशन होती है ना, उसका जो कल्चर है ना, वो बहुत अट्रैक्टिव होता है उन उन लोगों के लिए जो मगलूब कौम होती है। जब मुसलमान इक़्तिदार में थे, ऐसा नहीं है कि मुसलमान कभी इक़्तिदार में नहीं आए। मुसलमान जब इक़्तिदार में थे तो इस्लाम जो है उसको लोग बड़े वो उस नज़र से देखते थे, काबिल रश्क निगाह से देखते थे। लेकिन अब काफ़ी अरसे से चूँकि इस्लाम जो है वो एक मुसलमान जो है वो पसमानदा हालत में है, तो इस वजह से अब जो मुस्लिम्स हैं वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हुआ है। तो अब इसमें वजह जो है कि हमने कुरान पे गौर व फिक्र करना छोड़ दिया, हमने इंटेलेक्चुअलिज्म को छोड़ ही दिया है और हमारा करैक्टर ज़ीरो है। अगर हम कॉम्पिटेंट हो जाएं, असल मकसद को समझ जाएं, तो मेरे ख्याल से हम इस कॉम्प्लेक्स से बाहर आ सकते हैं। फिर जो सोसाइटी का मैंने नाम लिया था उसमें यानी सोशल मीडिया जो है। सॉरी टू जी इंटरप्ट, आपका टाइम तकरीबन एंड हो गया है, प्लीज कंक्लूड। ओके। इसमें जो सोशल मीडिया के थ्रू जो एक फन का एलिमेंट ऐड किया गया है, जिससे जो है वो लोगों की सोच को और उसके बिहेवियर को मैनिपुलेट किया जा रहा है। ऐसे जोक्स के थ्रू, मूवीज के थ्रू ये बात जो है वो लोगों के जहन में डाली जा रही है कि जिसकी वजह से फैमिली यूनिट जो है ना वो कमजोर हो रहा है कि जो स्पाउसेस हैं उनके दरमियान एक गैप क्रिएट किया जा रहा है। मर्द हजरात को ये बताया जाता है कि आपकी जो वाइफ है दैट इज अ बोरिंग थिंग एंड यू नीड अनदर वीमेन। तो इस चीज को जो है वो बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया जा रहा है फन के थ्रू, और पेरेंटिंग को बोझ के तौर पे दिखाया जाता है। फिर इसके बाद ये तो इंडिविजुअल लेवल की आ गई मुस्लिम आइडेंटिटी। उसके बाद चूंकि हम एक जो कंट्री का जो सिस्टम होता है उसमें भी जो है वो इस्लाम को इम्प्लीमेंट करके नहीं दिखा रहे, इस्टेब्लिश करके नहीं दिखा रहे। तो हम तो यही कहते हैं कि इकोनॉमी जो है वो उसके बगैर चल नहीं सकती, इंटरेस्ट के बगैर नहीं चल सकती, सूद के बगैर नहीं चल सकती। फिर लीडरशिप जो है वो मुसलमानों की बहुत पुअर और बदतरीन किस्म की लीडरशिप है। इस सारे से जो हमारा जो इम्प्रेशन जाता है दुनिया पर, वो ये समझते हैं कि इस्लाम के पास मसले का हल है ही नहीं। इस्लाम हमेशा से एक जो है वो लोअर किस्म का रिलीजन रहा है, और ये आउटडेटेड रिलीजन है जो कि अभी की दुनिया में जो है वो फॉलो इसको नहीं किया जा सकता। फिर इसके बाद नेक्स्ट जनरेशन में जो इश्यूज आ रहे हैं उनको इस्लाम के बारे में डाउट्स आएंगे, कंफ्यूजन आएंगे, वो डिप्रेशन का शिकार होंगे, इंफीरियर साइकोलॉजी का शिकार होंगे। जब तक हम इस्लाम को सुपीरियर करके नहीं दिखाएंगे, वो इसको फॉलो करने में ना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होंगे। उसके बाद आखिरा जो है वो कोई एक छोटी बात नहीं है, हमारी पूरी की पूरी आखिरत इस पे डिपेंड कर रही है। अगर अभी भी हम इंटेलेक्चुअली हम लोगों ने एक्टिवेट ना हुए, तो फिर आखिरत में जो भी नतीजा निकलेगा उसके लिए हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। अब आखिरत में बड़ा हम रिलैक्स ले लेते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो बड़ा रहमान है, बड़ा रहीम है, हमें माफ़ कर देगा। लेकिन इसमें ये बात है कि जो यहाँ पर हम अमल करेंगे, हमें वहाँ पे वैसा ही बदला मिलेगा। जो आखिरत की सक्सेस है वो यहाँ के अमल पे डिपेंड करती है। और जो अल्लाह ताला फिर आगे जिसको चाहे माफ़ करे, लेकिन उसने रखी जो शर्त है वो अमल की है। उसके बाद ये चॉइस हमारे ऊपर ही है कि हम क्या चूज करते हैं, जन्नत या जहन्नम। जी, आई एम डन। Thank you, Basira. MashaAllah, thank you for your insight into this topic. क्वेश्चन ले लेते हैं कुछ। जी साद होकर आपको मैं अनम्यूट कर रही हूँ, यू कैन आस्क क्वेश्चन। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये अभी जो बहन बता रही थी मेरा एक वो डाउट है। उन्होंने कहा कि ये जो हालात हैं आज के, इनके जिम्मेदार आलिम हैं, तो आलिम जिम्मेदार नहीं, जिम्मेदार हर एक मुसलमान है, उनकी कोई खास जिम्मेदारी नहीं है। और दूसरी बात, उन्होंने कहा कि
मुसलमानों के हालात जब अच्छे थे, मतलब उनकी जब हुकूमत थी, तो उसको देख के एक लोगों पे अलग इफेक्ट पड़ता था कि मतलब इज्जत की निगाह से या रिस्पेक्ट देते हैं मुसलमानों को। तो मुसलमानों के इस्लाम के हालात अच्छे, इस्लाम के हालात खाली 30 साल खिलाफत राशिदा तक ही अच्छे थे। उसके बाद मुसलमानों के हालात कभी नहीं अच्छे, इस्लाम के हालात नहीं अच्छे थे, बल्कि मुसलमानों के हालात कहो तो अच्छे थे, खिलाफत उस्मानियत है। और आलिम इन सब चीज़ों का जिम्मेदार नहीं है, हर एक मुसलमान इस चीज़ का जिम्मेदार है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किताब और हदीस और कुरान दे के गए थे, तो उसमें सबको गौर करना चाहिए था। आलिमों के भरोसे छोड़ने वाले हम कौन होते हैं? जी सादा कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें। क्वेश्चन नहीं था मेरा, यही ऑब्जेक्शन था जो इन्होंने बताया है। चलें ठीक है, थैंक यू जी। और किसी का क्वेश्चन है? जी शैलो, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। इकरा आपकी आवाज कम है, प्लीज आवाज अपनी बढ़ा लीजिए। ओके ओके। जी बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम। अच्छा वालेकुम अस्सलाम। मुझे एक वालेकुम ये है कि एक तो जो पहली प्रेजेंटेशन हुई है उनसे मुझे एक क्वेश्चन पूछना है पहले, क्योंकि मैं उस वक्त से हैंड राइज करके बैठी हूँ, मगर मेरा ना क्वेश्चन नहीं लिया गया था, तो पहले उनका पूछ लूँ मैं? आप बेहतर है कि आप लास्ट में पूछ लें, क्योंकि हम लास्ट में फिर ठीक है सारे प्रेजेंटेशन कर लेंगे, ठीक है? ठीक है, तो मैं बसीरत से ये क्वेश्चन लेना चाहती हूँ कि इन्होंने कहा था कि सहाबा के बारे में आजकल अब कॉन्सेप्ट बन गया है कि वो उस जमाने के थे और उनको फॉलो करना मुश्किल है, और मतलब लोगों का एक कॉन्सेप्ट है। तो मैं यही सोच रही हूँ कि अल्लाह ताला ने ये मिसाल हमारे सामने क्यों पेश किया? कुरान मजीद में भी मुख्तलिफ अकवाम की, हमें हत्ता कि फिरौन तक की हमारे मिसाल पेश की, मुसलमान के लिए ही है। इसी तरह जो सहाबा हैं वो हमारे लिए मिसाल ही है, तो हम उन उन जैसे यानी कि उनको फॉलो करके वो काम हम कर सकते हैं आज के दौर में भी? वैसे काम वैसे बन सकते हैं क्या? क्योंकि सब यही कहते हैं कि सहाबा की लाइफ को आप पढ़ते हैं तो फिर आप उनके जैसे आप लोग बन नहीं सकते। ये लाइफ और है, ये दुनिया बिल्कुल जदीद हो चुकी है, वो दुनिया ऐसी नहीं थी। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? मेरा तो यही ख्याल है कि हमें इस गैप को कम करना है। हम उनके स्टेटस पे नहीं पहुंच सकते, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि अब हम बोलें कि हम सब कुछ ही छोड़ छाड़ के बैठ जाएं। हम इस बात को एक वो जस्टिफिकेशन बना के ना, तो हम वो जो बड़ी बेसिक लेवल की कोशिश है हम वो भी नहीं करते हैं। हमने बस हर चीज को जस्टिफाई किया हुआ कि जी हम नहीं कर सकते, हम उस लेवल को पहुंच ही नहीं सकते। अल्लाह रहमान है, अल्लाह माफ करेगा, अल्लाह बस ठीक है, हम बहुत कमजोर हैं, हम वो ईमान का हमारा वो लेवल है ही नहीं। तो बस हमने एक वो ना एक वो बनाया हुआ इस चीज को। ये बात है भी कि हम उनके स्टेटस को नहीं पहुंच सकते, हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें हम नहीं पहुंच सकते, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अब हमने कोशिश छोड़ देंगे। अच्छा, तो देखिए हम जब मैथ्स पढ़ते हैं तो हमें कोई भी चीज समझाने के लिए हमें एग्जाम्पल दी जाती है। हम एग्जाम्पल पहले पढ़ते हैं, फिर हमें वो चीज समझ आती है। तो मुझे ये लगता है कि ये जो सारे सहाबा हैं और वो कुरान मजीद में जिन जिन के बारे में मिसाल है, वो हमें असल में समझाने के लिए है कि आप वैसे मकाम बेशक उनके बुलंद है, एक मकाम होता है, एक हमारा बनना होता है, एक हम उनके कदमों पे चल सकते हैं। वो तो हम लोग चल सकते हैं इस दौर में भी, अगर हम कोशिश करें तो हम चल सकते हैं। और एक जी और पॉइंट बिल्कुल। आपने बताया कि मोमिन को इंसान को मुशक्कत में अल्लाह ने पैदा किया, ठीक है? तो यानी कि उसकी लाइफ में मुशक्कत है। आपने ऐसे इसकी तफसीर ली है, अभी इसको और ज्यादा पढ़ेंगे तो शायद पता चले, शायद इसकी तफसीर कुछ चेंज भी हो सकती है। तो लेकिन एक पॉइंट है कि हम दुनिया में जिस चीज की सही करते हैं, मतलब हम अगर वही हमारा असल जिंदगी होती है, चाहे वो दुनिया का पर्पस होता है अच्छी बिल्डिंग में रहना, या बहुत से लोगों का एक दीन भी पर्पस होता है, तो वो उसी तरह वो उसी की सही करते हैं, वही उनको आखिरत में हासिल होगा। तो इसको मुशक्कत कहते हैं कि वो दीन के लिए जो मुशक्कत करेगा वो उसकी दीन के लिए कंसीडर होगी। और क्योंकि दीन के लिए मुशक्कत बहुत होती है, जो लोग दीन पे चलने की कोशिशें करते हैं उनके लिए बहुत मुशक्कत है। अलबत्ता दुनिया में उनको, जो वो लोग दुनिया में जाने की कोशिश करते हैं तो वहां उनको दुनिया भी मुशक्कत मिलती है। ऐसा है क्या? जी मेरा तो ये ख्याल है कि इंसान चाहे किसी भी किस्म की वो उसके पीछे जो भी मकसद है, वो वो किसी भी फील्ड से ताल्लुक रखता है, वो दुनिया के किसी भी कोने में है, वो मुशक्कत में है। अगर वो कमाएगा नहीं, वो खाएगा नहीं, उसको कमाने की मशक्कत उठाना पड़ती है उसको।
उसको बच्चे पालने हैं औरत ने, उसको इस चीज की मशक्कत उठाना पड़ती है। मतलब अगर कोई एयर कंडीशन कमरे में बैठा हुआ है तो उसको भी क्या पता कोई ऐसी इमोशनली उसके अंदर कुछ ऐसी फीलिंग्स हो, ऐसी सोच हो जिसकी वजह से वो उसको जो तंग कर रही हो। लेकिन मतलब कहने का यह है कि आप इस मुशक्कत से, इस तकलीफ से अपने आप को नहीं भाग नहीं सकते, इसको छोड़ नहीं सकते। तो ये इरेलेवेंट है कि आप पर्पस की बात कर रहे हैं। मतलब कोई भी इंसान है वो उसको मुशक्कत काटनी है। जज़ाकल्लाह एवरीवन, आई थिंक देयर आर नो मोर क्वेश्चंस। बाकी जो भी क्वेश्चंस हैं आप लोग अपने फीडबैक फॉर्म में लिखें, वो कमेंट्स में शेयर हुआ है। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर।